वेरी गुड। सौरभ शर्मा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, जहां से कंफर्म आपके एग्जाम में 8 नंबर का बोलो या फिर हम कहें 4 नंबर का स्लाइड में देख रहे हो। और इसी क्वेश्चन को मैंने कुछ इस टॉपिक में फ्रेम करा है, विच इज कॉल्ड योर मेजी रिस्टोरेशंस। लेट अस गाइस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। जब हम बात करें मेजी के बारे में कि मेजी है कौन, तो ये जापान के 122 या फिर कहे 122वें नंबर के सम्राट थे, जिनका टाइमिंग एरा था वो था आपका 1867 से लेके 1912 के बीच का। इस पूरे के पूरे पीरियड को हम आधुनिकरण का तौर भी जानते हैं, या फिर आप बोलो द मॉडर्न एरा। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसी टॉपिक को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक इंट्रो पढ़ते हैं, द मीनिंग ऑफ रिस्टोरेशन। जब भी किसी देश में पॉलिटिकल तौर पे, सोशल तौर पे और इकोनॉमिक्स मतलब राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरेशन बोलते हैं या फिर पुनर्स्थापना। जापान में भी कुछ यही सिस्टम था। आई होप सो स्टूडेंट्स आप बेसिक पहले इंट्रो समझ गए कि यहाँ पे रिस्टोरेशन का मतलब होता क्या है। अब इसी लेक्चर को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, रीजन बिहाइंड टू कमिंग ऑफ मेजी। मेजी का जापान में आने के पीछे रीजन क्या था। जब हम पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें, रीजन बिहाइंड टू कमिंग ऑफ द मेजी, मेजी के जापान में आने के कारण क्या है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है वीकनेस ऑफ तोकुगावा। तोकुगावा शोगुनेट ऑलमोस्ट अपने एंडिंग में एम्पायर आ चुका था, तोकुगावा साम्राज्य खत्म होने वाला था, पॉइंट नंबर फर्स्ट। उसके बाद जो समुराई और डैम्योस थे, ये दोनों ही कौन थे, उस समय वहां की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर को डेवलप करके चल रहे थे। ये भी बहुत कमजोर हो चुके थे, क्योंकि जब राजा ही नहीं रहा तो बाकी के जो सिपाही हैं वो कैसे रूल करेंगे। आई होप सो क्लियर। जब इन लोगों का एंड हुआ तो यहां से क्या हुआ, आपका मेजी का जो डेवलपमेंट शुरू होता है जापान के अंदर, पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं अराइवल ऑफ वेस्टर्न पावर। वेस्टर्न पावर में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मैथ्यू पेरी। स्टूडेंट्स मैथ्यू पेरी कौन है, 1853 में ये जापान में आते हैं, यूएस के कमांडर थे, और जापान में आने के बाद उनसे ट्रीटी की मांग करी कि अभी तक जापान एक आइसोलेटेड कंट्री बन के व्यापार करता था, मतलब वो कभी भी किसी से मिलकर व्यापार नहीं करता था। जापान के अंदर कभी भी ओपन ट्रेड मार्केट नहीं थी। तब ऐसे में क्या हुआ, यूएस के द्वारा 1854 में एक संधि की गई, जिसको बोलते हैं हम कानागावा की संधि। एमसीक्यू नंबर सेकंड, एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। आपको मैं क्वेश्चन के आंसर देने के साथ साथ एमसीक्यू और जो मेन पॉइंट होंगे वो भी डिस्कस करूंगा। कानागावा की ट्रीटी होती है, इसके बाद क्या हुआ, जापान ने अपने पास से आइसोलेशन खत्म कर दिया। अब जापान की कंट्री एक ओपन ट्रेड मार्केट बन चुकी थी। बट हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जापान के लोगों को ये बहुत अच्छे से पता थी। एक साइड था आपका ओपियम वॉर, जिससे क्या करा, चाइना को गुलाम बना दिया, किसका, ब्रिटेन का। वहीं दूसरी ओर आपका इंडिया के जो हालात थे, इंडिया उस समय गुलाम था अंग्रेजों का, ये बात जापान को बहुत अच्छे से पता थी, या फिर कहे मेजी को बहुत अच्छे से पता थी। ऐसे में क्या हुआ, मेजी ने क्या करा, मॉडर्नाइजेशन एडॉप्ट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं आधुनिकरण। अब जब हम बात करें आधुनिकरण के बारे में, सो व्हाट जापान हैज डन बाय द फॉर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, या फिर कहें कि मेजी ने ऐसा क्या सुधार किए जिससे जापान इंटरनेशनल व्यापार भी कर सके लेकिन अपने आप को सुरक्षित भी रख सके। वही इस टॉपिक में हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो यहां पे जब हम बात करें एजुकेशन सिस्टम, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका वीकनेस एम्पायर, पॉइंट नंबर सेकंड, और यहां से बनता है आपका पॉइंट नंबर थर्ड कि जापान में जो आपका मॉडर्नाइजेशन वो कैसे आया था, तो वो आया था एजुकेशन सिस्टम। वहां पे अब सभी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी हो चुकी थी, स्पेशल बॉयज के लिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट।
सेकंड पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, फीस को मिनिमल कर दिया, मतलब जो वहां की फीस थी, ट्यूशन फीस या फिर कहीं स्कूल फीस, उसको बिल्कुल ही खत्म के बराबर कर दिया। पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि हर बच्चों को पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक थे उसमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, और सबसे बड़ी बात टू बी लॉयल देयर कंट्री, हर किसी जापानीज नागरिक को अपने देश के प्रति ईमानदार होना है, वो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात करें मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली बात वहां पे पार्लियामेंट की स्थापना की गई, जिसका नाम था स्टूडेंट्स आपका डाइट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डाइट की स्थापना के साथ साथ इन्होंने एक और चीज रखा कि अब क्या होगा, जापान बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जापान में राजा का अधिकार हो गया। अब वहां पे कोई समुराई नहीं होंगे, डैम्यूज नहीं होंगे, ना ही कोई शोगुनेट होंगे, फिर वहां पे एक राजा होगा और बाकी सब इलेक्टेड मेंबर होंगे चुनाव के द्वारा। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जितने भी मेंबर्स आपके चुनाव में जीत के आएंगे वो सीधा रिस्पॉन्सिबल किसके होंगे, मेजी के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपका द मिलिट्री सर्विस। जापान में मेजी सिर्फ एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन पे आके नहीं रुका था, उसके साथ वो आगे और बढ़ा, जिसका नाम क्या था आपका द मिलिट्री रिफॉर्म्स। कैसे करा, पहली बात, नाउ मिलिट्री सर्विस बिकम कंपलसरी फॉर एवरीवन। 21 साल की एज के बाद हर किसी के लिए मिलिट्री सर्विस पूरी कंपलसरी कर देगी कि सबको देनी 3 साल तक। पर्पस क्या था, जिससे हर कोई अपने देश के प्रति लॉयल हो सके। अलोंग विद इसके साथ एक और पॉइंट था आपका, जापान ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करा एज सिंप्लीफाइड लाइक अ यूरोप हैज। जैसे यूरोप में नई नई तकनीक थी, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया गया आर्मी के लिए, वैसे ही काम जापान ने अपनी आर्मी को करा। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट आपका द मेजी रिस्टोरेशन, जहां कंफर्म आपका 8 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। आई होप सो आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।